तो आपने लिखा है भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके प्रभावों का आकलन करें। ठीक है, दो डिमांड है, एक ये है प्रभाव में पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों डालना पड़ेंगे। भारतीय प्राचीन काल से विश्व वस्त्र व्यापार का अग्रणी केंद्र है, परंतु औपनिवेशिक नीतियों केंद्र था, परंतु औपनिवेशिक नीतियों और औद्योगिक क्रांति दबाव में यह गौरवशाली उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। डांडा मलमल, बनारसी रेशम साड़ी, गुजराती सूती कपड़े और कश्मीर का शॉल। ठीक है, पतन के कारण ब्रिटिश नीतियाँ, कंपनी ने भारत से कच्चा माल पर सस्ते दाम पर निर्यात करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के बने कपड़ों पर भारत में कोई भारी कर नहीं लगाया गया, जबकि भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया गया। एकदम सही बात है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, इंग्लैंड में मशीन आधारित कताई बुनाई शुरू हुई। इनसे उत्पादन तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे भारतीय उद्योग पीछे छूट गया। ठीक है, कच्चे माल की आपूर्ति में नियंत्रण, कपास को ब्रिटेन भेजने पर जोर दिया गया। भारत में कपड़ा उद्योग का आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाया। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का धागा। कारीगरों पर दमन, बुनकरों शिल्पकारों को मजबूर किया गया कि वे कंपनी को ही कपड़े बेचे। विद्रोह करने पर कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, यातायात बाजार में बदलाव, रेलवे और स्टीमशिप आने से इंग्लैंड के वैसे कपड़े भारतीय कोने तक पहुँचने लगे। स्थानीय बाजार सिकुड़ गए। प्रभाव या पतन के प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या रहा है? भारत का कपड़ा निर्यात लगभग समाप्त हो गया। बुनकरों कारीगरों की बेरोजगारी हुई, जिससे उनकी गरीबी बढ़ी। भारत धीरे धीरे अपने से कच्चा माल आपूर्ति करता ब्रिटिश उद्योग का बाजार बन गया। सामाजिक प्रभाव, परंपरागत शिल्पकार वर्ग, जुलाई तांत्रिक दर्जी का जीवन संकट में पड़ गया। बड़ी संख्या में कारीगर खेती की ओर मुड़े, जिससे भूमि पर दबाव और बढ़ा। राजनीतिक प्रभाव, भारतीय समाज में असंतोष फैला, जो 1857 की क्रांति जैसे आंदोलन में पृष्ठभूमि बना। ब्रिटिश शासन शोषणकारी नीतियाँ स्पष्ट हो गई। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, डांडा का मलमल, कश्मीर का शॉल, बनारसी रेशमी बुनाई जैसी विश्व प्रसिद्ध परंपराएं लुप्त प्राय होने लगी। भारतीय वस्त्र कला की पहचान और गौरव पर गहरी चोट लगी और प्राचीन काल में भारत अरब से व्यापार अधिशेष था। पर इसमें थोड़ा बहुत ये भी दिखा देना चाहिए था आपको कि इंग्लैंड को तो लाभ ही हुआ ना, तो मतलब सर वही दिखाने की तो कोशिश कर रही थी कि इंग्लैंड को अंततः लाभ हुआ। हानि जो हुआ वो भारत में एक तरह का जो औद्योगिकरण था वो भारत में भी औद्योगिकरण में बदल गया। ठीक है, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों में गंभीर है, जिसने परंपरागत कारीगरों को प्रभावित किया और अपने शोषण की वास्तविकता को उजागर किया। 10 नंबर क्वेश्चन मानते हैं तो 6.5 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो देखना जब तक ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी आप पीवाईक्यू लिखने लायक बन जाओगे, मतलब आप टैकल कर लोगे। तेरी तो भारत में औद्योगिक इंग्लैंड व जापान से किस तरह भिन्न था? पहली डिमांड ये है, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। वर्तमान समय में औद्योगिक प्रथम सरकारों भूमिका प्रकाश डाली। ठीक है, औद्योगिक किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इंग्लैंड और जापान में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और भारत की औपनिवेशिक परिस्थिति में इसके स्वरूप में मौलिक अंतर है। भारत में औद्योगिक विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, इसकी दिशा ब्रिटिश नीति द्वारा नियंत्रित रही है। ठीक है, बात बनाम में इंग्लैंड और जापान। इंग्लैंड निजी उद्योग, नवाचार और मशीन आधारित उत्पादन, वैश्विक बाजार में प्रभुत्व, घरेलू संसाधन, उपनिवेश से कच्चा माल, बाजार उपलब्ध, घरेलू प्लस वैश्विक, प्रारंभ में न्यून, बाद में उदारीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी भूमिका। जापान में सरकार ने सक्रिय रूप से औद्योगिकरण, मेजी सुधार, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण का समर्थन, सरकार केंद्रित रणनीति। अरे इसमें और पॉइंट भी आएंगे, याद करो जो मैंने बताया था आखिरी पैराग्राफ पढ़ाया था। इन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजी आयात किया था, अरे इन्होंने खुद ने टेक्नोलॉजी बनाया था। सर वही तो लिखा हूँ मैंने, मतलब लिखी हूँ मैं कि प्रौद्योगिकी और वही तो, बस वो पॉइंट नहीं उठा पाई, लेकिन उसमें मेरा यही मनसा था प्रौद्योगिकी वाला पॉइंट लिखने का। मतलब नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा ना, यही तो अंतर ही तो दिखा ना। औद्योगिक बाधित या क्योंकि संसाधन का अभाव था, उपनिवेश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, कच्चे माल का निर्यात इंग्लैंड को, नवाचार प्रौद्योगिकी का अभाव था, गुणवत्ता वाली वस्तु निर्माण क्योंकि मशीन नहीं था, कर अधिक भारत निर्मित वस्तु पर। दूसरी बात इसमें और वो पॉइंट भी आएंगे कि भाई भारत का पहली बात तो जो औपनिवेशिक सहयोग था वो नहीं मिल रहा था यहाँ पे, और दूसरे में देखो सरकारों को समर्थन मिल रहा था, पर यहाँ पे भारतीयों को वो नहीं मिला, इसलिए भी भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ। दूसरी बात पक्षपात की नीतियाँ थी उनकी,
उन चीज़ों ने भी प्रभावित किया भारतीयों को। तो 2-3 पॉइंट और जोड़िए, इनकम्प्लीट है, थोड़ा टेबल बना के देते ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा है ना, अब टेबल बना के देते सर टेबल ऐसे ही मेरा मन था लिखने का, मुझे लगा टेबल में जगह थोड़ा अंतर कभी मोस्टली जब पूछे तो आपको टेबल बना के देना चाहिए, वो ज़्यादा सबसे बेस्ट तरीका रहता है और उसी से मैच्योरिटी पता लगती है ना आपकी। चलो कोई नहीं, बस ध्यान रखना आगे। वर्तमान समय औद्योगिक सरकार की भूमिका, औद्योगिक नीति और नियोजन, 1956 औद्योगिक नीति, रणनीति, उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास, निर्देशित प्रयास, 11वीं पंचवर्षीय योजना, समावेशी विकास, प्रोत्साहन के उपाय, ऋण और सब्सिडी, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित किया, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, आयात नियंत्रण, घरेलू उद्योग, विदेशी प्रतिभा से बचाव, सही है। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक संस्थानों तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, कौशल प्रशिक्षण योजना, स्किल इंडिया। निष्कर्ष, भारत का औद्योगिकरण इंग्लैंड की निजी पहल और जापान की सरकारी रणनीति से भिन्न रहा है। स्वतंत्रता के बाद वर्तमान समय में हटकर सक्रिय भूमिका ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और आर्थिक विकास का आधार मजबूत किया है। ठीक है, ये है ना, ये आप थोड़ा यहाँ पहले दिखा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर भी कमियाँ हैं। सर ये लास्ट में जो डाटा मुझे याद आ गया, तो मैंने लिखा कि 1950 सबसे नीचे 1950-51 में जो है सेकेंडरी सेक्टर की भूमिका मतलब 16% थी, लेकिन आज के डेट में वो 27% है जीडीपी में योगदान सेकेंडरी सेक्टर का। एक मिनट, तो ये ज़्यादा अच्छा होता ना आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते इसको। ग्राफ से बता देती ना, जस्ट यहाँ पे बता देना चाहिए था आपको। देखो ग्राफ, इसमें बहुत अच्छा ग्राफ बन जाता। यही तो सीखनी है, टॉपर बनना है तो यहाँ पे आप दिखा देती भाई 16% था 1950 के समथिंग, और अभी जो है 27% है, ऐसा ग्राफ बना दो। अच्छा, मुझे लास्ट में निष्कर्ष लिख रही थी ना, तब याद आ गया, तो फिर मैंने लिख दिया नीचे। कोई बात नहीं, पर तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से आप अब ये थोड़ा पीछे का डाटा ले लो भाई। उस टाइम अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या स्थिति थी, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अंग्रेज आए तो पतन हुआ, फिर अभी जो है भारत में बढ़ रहा है। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। परंतु यही है, देखो टॉपर बनना है ना, तो ये चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये जो ग्राफ आपने बनाया, वो कहाँ पे मुझे बनाना चाहिए था? मतलब जो मेन बॉडी लिखा था मैंने उसमें। अब यहाँ पे कंपैरिजन में आप दिखा सकते थे ना। अच्छा, ये मतलब ये सेकंड पार्ट में बना सकते थे आप। चलो कोई नहीं, अब शुरू करते हैं अपन। कितने 5 चैप्टर हो गए ना अपने? यस सर। यही तो पढ़ रहे थे उस दिन, है ना? ये हो गया था, ये नहीं हुआ ना? आदिवासी दिको जो था हो गया था सर, दिको वाला तो हो गया था। इसी में तो हजारा वगैरह जो जनजातियां ये सब थी, ये तो हो गया। ये भी हो हाँ, गया, ये भी हो गया। हाँ, ये हो हाँ, ये तो पढ़ना था ना। अरे हो गया, यही तो हुआ था आखिरी बार। अच्छा, हाँ। ये देखो जापान में औद्योगिकरण, जो मैं बोल रहा था, यहाँ से लिखना चाहिए था आपको पॉइंट। चलो अब देखो ये आएगा, इंडिया को कैसे उन्होंने मतलब बोलते हैं ना महामुरुख कैसे बनाया भारतीय लोगों को, उसके बारे में है ये। यही तो था ना, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो बोलते हैं। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ठीक है। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनकी एक सांस्कृतिक मिशन भी है। देख लो, कल्चरल
अगर देखो कभी भी आपको विश्व शक्ति बनना है तो आपको हर क्षेत्र में डोमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पावरफुल बन पाते हो। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग करना है। तब जब उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो उनको जो बनेंगे ऐसा उनको अच्छा लगेगा। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीय शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक बहस चलती रही। भाषाविद मतलब जो भाषा जानकार हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं तो विलियम जोन्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी ने पूछा, देखो एक चीज़ यार, जितने भी इमेज है और जितना जिनके नाम दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों से किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ तक ये कोई काम का नहीं है। प्राच्यवाद की परंपरा यहाँ शुरू होता है। पीटी में क्वेश्चन पूछे गए। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के सज्जन कलकत्ता, देखो सज्जन, अब ये थोड़ा भारतीयों के लिए पॉजिटिव किया और सज्जन लिख रहे हैं, कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन भी शुरू कर दिया है। अब ये होता है सीखने की ललक। अब सोचो एक आदमी इतना सब कुछ जान रहा है। यह है हेनरी टॉमस कोलब्रुक। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों विद्वान थे। तो ये भी याद है, जहाँ इमेज दिया हो उस व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे, जैसे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलीवुड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। तो ये इम्पोर्टेंट है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है भाई। बिना इतिहास जाने आप कभी कुछ ग्रोथ नहीं कर सकते। अब जैसे अभी पता है भाई, अमेरिका हमेशा विश्वासघात करता है, रशिया एवरग्रीन फ्रेंड है, तो IR में पॉलिसी चलती है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्होंने विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए था। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों को स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व भी देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। अब इसलिए स्टार्टिंग में ये तरीका अपनाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी थोपेंगे। मदरसा क्या होता था भाई? सीखने के स्थान है, वो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून को अध्ययन बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। ये भी याद रखना। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देशों को शासन चलाने में मदद मिले।
ये जी याद रखना, बनारस में हिंदू कॉलेज और इधर कलकत्ता में मदरसा, ये जी याद रखना। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यविदों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यविद कौन होते हैं? जो एशिया की भाषा और संस्कृति के गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं, और ये मानते हैं कि भाई इन्हीं की भाषा में इनको देना चाहिए। मुंशी कौन था? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, मतलब उस टीचर को ये मुंशी बोला जाता था। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर एक मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजी रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक है रिचर्ड वेस्टमॉन्ट 1830, अब कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते हैं। ये देखो, ये भारतीय ग्रंथ का पढ़ने वाले ये सब। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित है, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है, ये देखो पंडित। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यविद भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे। उन्होंने वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना भी चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद भी चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होने चाहिए। क्योंकि भाई ये स्टार्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था ना वॉरेन हेस्टिंग, तो इनको जरूरत थी, इसीलिए भाई शासन कैसे, भाई इनके तो भाषा ही नहीं सीखोगे, इनका समाज के बारे में नहीं जानोगे, संस्कृति के बारे में नहीं जानोगे, तो आप कैसे राज कर पाओगे, इनकी कमियां क्या है सब पता। इन लोगों ने वेद वगैरह का भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पहले हमारी हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी, तभी तो आइडिया लगता है ना सोसाइटी के बारे में। पूर्व की जघन्य गलती है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज को ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्हें दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे, ये चीज़ याद रखना। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों की देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय को पूरी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। अब एक तरह देखो तो पॉजिटिव, परंतु ये भारतीयों के लिए नेगेटिव साबित होगा। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर थे और प्रभावशाली भी विचारक थे। अब याद रखना ये वही है मैकॉले। अब यही तो चेंज करेगा। वह भारत का असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान के कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समकक्ष नहीं थी। ये बोलता था कि अंग्रेज की मतलब जो वेस्ट की जो एक लाइब्रेरी का एक पुस्तकालय का एक बुक भी इनके तुलना में लाख गुना अच्छा है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समुचित देशी साहित्य के बराबर है। अब सोचिए ये रहा थॉमस बेबिटन मैकाले, उनका अध्ययन कर उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश स्वरूप मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजों की ज्ञान से भारतीय दुनिया को श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ना मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि और मूल्यों संस्कृति बदलने का भी रास्ता हो सकता है। मेन उद्देश्य तो ये था इनका, इंडिया के कल्चर को चेंज करना। आप सोचो ना, आप खुद ही सोचो, जब तक आप चेंज नहीं करोगे तो इनका आपके कपड़े क्यों पहनेंगे, आपकी बनाई हुई वस्तु क्यों खरीदेंगे। तो माइंड सेट तो चेंज करना जरूरी है ना। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं में प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। इसी कारण से याद रखना कि बनारस कॉलेज फिर 1916 में जाके जब मदन मोहन मालवीय ये तब जाके वापस से आती है एनी बेसेंट इनके सहयोग से, तब तक तो खत्म ही हो, मतलब 100 साल तो ऐसे बंद रहेगी। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी।
ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है, न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोली इतनी दरिद्र और रुखी है, अगर किसी और स्रोत से उनकी समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति को उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। देखो चीज़ याद रखना कि इसीलिए बोला जाता है कि भाषा से अगर व्यक्ति को गुलाम बन गया तो फिर विचार आचार सब तरीके से गुलाम बन जाता है। तो इन्होंने यही काम किया है। इसीलिए तो उनकी जो नीति आई थी 1813 में, जिसमें 1 लाख शिक्षा पे देने की बात कही गई थी, उनका यही तो था कि वो मतलब आचार मतलब शरीर से भारतीय रहे लेकिन आचार विचार में अंग्रेजी हो जाए। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दस्तावेज में बाद में लागू किए जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राचीनवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया तथा उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्यिक विस्तार होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास को महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब तक यहाँ लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। मेन उद्देश्य तो ये था। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि वे यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। उल्टा सबसे भ्रष्ट हो गए उल्टा। और ये है ना, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति रिलीजियस रहता है ना, मतलब रिलीजियस भी रहने वाले तो करप्शन करते हैं, पर फिर भी एक एथिकल वैल्यूज प्रमोट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो ना, भारत में दिक्कत क्या है, धार्मिक जो नैतिकता है ना, धार्मिक नैतिकता, एक पहली बात अपने एजुकेशन ऐसी प्रमोट नहीं की तो ये ऐसे ख़त्म हो गई। और जो अपने यहाँ से जो नैतिकता का डेवलपमेंट होना चाहिए था, न्यू एजुकेशन मतलब ये मॉडर्न एजुकेशन के तहत, वो कभी हुआ नहीं। वो उल्टा व्यक्ति को और ज़्यादा लालची स्वार्थी बना देता है। इसीलिए याद रखना कि जहाँ पे ये दिक्कतें हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। याद रखना, भ्रष्टाचार वहीं कम मिलेगा जहाँ धार्मिक नैतिकता है, ठीक है, जहाँ लोग धर्म से। दूसरी बात, जहाँ जिन्होंने लोगों ने समझा है कि जो पढ़ाई के द्वारा भाई क्या किसी नुकसान होता है, क्या है। जैसे अपन इधर कैसे धार्मिक नैतिकता कैसे समझ, यार किसी का भरा मतलब अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होगा, तो ये धार्मिक नैतिकता है। परंतु यहाँ पे अगर आप किसी के संसाधनों का अगर मिस यूटिलाइजेशन करते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो वंचित हो जाएगा उस चीज़ से। तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, वो चीज दिल से आनी चाहिए ना, बट हमारे यहाँ है कि लोग डर से थोड़ा बहुत पालन करते हैं। अरे नहीं, डर से भी नहीं करते, बात यही तो दिक्कत है न। तो इसीलिए मतलब जो भी है कानून भी अपने प्रभावी तौर से लागू क्यों नहीं हो पाते, यही तो कारण है। इसीलिए फिर बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि धार्मिक नैतिकता भी हो और एक स्वतंत्र नैतिकता भी हो। फिर वो तो बाद का अलग फैक्टर है, ये चीज़ याद रखना। इससे भी वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदारी बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल बयान त्रुटि से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। क्या बात कर रहे हो, अंग्रेज जो भारत गुलाम बनाए उसमें सबसे बड़ी निष्ठा सैनिकों की निष्ठा थी। और सैनिक हमेशा क्या बोलते थे, भाई जिसका नमक खाए हैं उसको कभी भी धोखा नहीं देंगे। और ये बात कर रहे हैं तो वही बात है ना। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों को गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। ये चीज़ याद रखना, पहली बार था 1854 में। 1857 जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी और इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। ये देखिए, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय सोचो उस टाइम बनी हुई है और आज भी काम कर रही है। नैतिक शिक्षा की मांग। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी।
और यह ना ईसाईकरण को बढ़ावा देने में सबसे मेन भूमिका रहती है इस व्यक्ति की। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव हुआ। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेहरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, समझ रहे हो, ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देने के लिए। सन 1857 के बाद भारतीय ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी, क्योंकि विद्रोह हो गया था। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। इसीलिए इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया, जहाँ इनको फायदा दिखा वही काम किया। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेहरामपुर कॉलेज मतलब बंगाल में था, ये चीज़ याद रखना। हुगली नदी का तट मतलब बंगाल। एक ग्रामीण पाठशाला सोचो उस टाइम ऐसे चलाया जाता था। ये फ्रांसवा सोली नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। उन्होंने अपने जीवन चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। अब स्थानीय पाठशाला को क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल जाते थे ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? याद रखना, पहले जाते थे लोग पंडित वंडित जो होते हैं ना उनके पास पढ़ने, शास्त्र वेद ये सब। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं, सोचो, और ये सब खत्म कर देंगे अंग्रेज। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। और आज भी ये डिमांड की जाती है कि ऐसे विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। अब जैसे अभी मैं तुम लोगों सबको जानता हूँ कि 10-15 लोग ही हैं। अब वहीं मान के चलो तुम 500 क्लास की उसमें पढ़ते हो, टीचर को क्या ही मतलब है, तो पढ़ा के चले जाता है, ख़त्म बात। तो सोचो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत अच्छा था, नेचर के साथ दिया जाता था। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशाला संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशाला स्वयं गुरु द्वारा भी प्रारंभ की गई थी। अब इससे ये भी पता लगता है कि लोगों को, स्थानीय लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, ये भी याद रखना, निश्चित नहीं थी। मतलब जिनका जितना कम पैसा है, भाई गरीब है, उस अकॉर्डिंग। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षा लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में चलती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी और अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती। कितना अच्छा सिस्टम है, सोचो। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है ये बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी, ये सबसे बड़ा है। मतलब आज ही बोला जाता कि अभी क्या होता है, सबको गर्मियों में छुट्टियाँ दी जाती है। और भाई ज़रूरत तो बच्चों की तब पड़ती है जिसमें फसल का काम चल रहा हो। वही है, भारत में उल्टा सिस्टम है, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। देखो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का उदाहरण। ये याद रखना, ऐसे में इंटरव्यू में कहीं पे बोल सकते हो। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कंपनी माना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी की नई दिनचर्या, नए नियमों, नियमित निरीक्षणों के लिए जरिए पाठशाला को व्यवस्थित करना चाहती थी। मतलब इनका भी एग्जाम, ये सब सारी चीज़ें शुरू करेगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। ठीक, सोचो वो पहले फ्री में पढ़ा रहे थे, सब कुछ था, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाए थे, गांव वाले जो पैसे देते थे। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता। अब देखो, पहले हर
हर के लिए अलग अलग होता था। अब यहाँ 4-5 स्कूलों को एक साथ कंबाइन कर दिया। पंडितों को काम पाठशाला का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षा को रूपरेखा तैयार की जाने लगी। सोचो पहले एग्जाम ही नहीं होता था। सोचो मतलब ये जैसे अभी देखो क्या दिक्कत हो रही है, एग्जाम हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सारी दिक्कतें हो रही है। और वहाँ एग्जाम ही नहीं होता था, उन्हें सिखाया जाता, स्किल सिखाई जाती थी। वो कितने अच्छा था ना। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से श्लोक दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब देखो उनको बांधना शुरू कर दिया है एक नियम ढांचे के तहत। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमित चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं का समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। अब देख रहे हो, यही कारण होगा जो भारत में शिक्षा असमानता को बढ़ावा देगा। नई व्यवस्था के अनुसार से मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी इस बच्चों को स्कूल में जाना आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब के घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। और हकीकत कुछ और थी, भाई खेतों में भी तो काम करेंगे। अब यही होता है। देखो यही दिक्कत होती है। जब आप प्रशासन में जाओगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई सरकार जो कानून ला रही है वो थोप रही है या उन लोगों की खुद की डिमांड है वो चीज़। और हकीकत क्या होता है, 90% केस में यही होता है कि थोपा जाता है कोई भी चीज़। जब थोपा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कत है। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में एक अपने संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसके लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्य पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जोड़े रहना चाहिए, फिर भी उनका आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अति छात्रों को ही हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने के यथासंभव रोजगार पा सके। रुको 1 मिनट। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों एजुकेशन जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों को मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्चा करें। इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग में से थे। तो ये याद रखना, ये खिलाफ थे, क्योंकि ये चाहते थे कि पहली वाली जो एजुकेशन है वही दी जाए। आइए देखिए उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बहुत पैदा कर दिया है। ये बात सही है और आज भी लगता है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। ये बात सही है। जो CBSE स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों से कभी मिलना आपको पता लग जाएगा, वो कुछ ही नहीं समझते। हिंदी मीडियम वालों को तो महामूर्ख समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीय को दास बना दिया, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की टोली के साथ बैठे हुए 1940। ये दोनों महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्यपुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। ये हकीकत बात है, ये याद रखना। ये न्यू जो एजुकेशन है ना, जिनकी कमियां हैं, ये याद रखना, कहीं पे भी आंसर लिखने में काम आएगी।
गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, यानी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, अनुभव सीखने पड़ते हैं और यह भी जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है और उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता से न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तक कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तक कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। अब यहाँ पे फिर टैगोर ने शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट दिया। शांति निकेतन में कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है। अब देख रहे हो चारों तरफ पेड़ों के बीच में पढ़ाया जा रहा है। टैगोर का शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वह उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। इसका मतलब याद रखना, जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उसमें योगदान उनका नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। अपन अपने इंडिया सिस्टम में क्या कर दिया, एक ही जैसा, भाई बच्चों के नंबर नहीं आ रहे तो कमज़ोर है। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की छाया विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर को माना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेगा को और विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिम, याद रखना ये इथिक्स में क्वेश्चन आते हैं, GS1 में भी आता है। ये दोनों के, जैसे गांधी के टैगोर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, अंबेडकर के बारे में पूछ लिया, हमेशा आते हैं इस टाइप क्वेश्चन, याद रखना मेंस में। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनी में प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। मतलब समझिए ये दोनों के है, और गांधी ओनली भारतीय एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग जो इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कंप्यूटर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी के प्रारंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल भी खोलने लगे थे। मैं सोचा पहले लड़कियों के लिए था ही नहीं स्कूल। सभ्य करने के लिए शिक्षा, 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया। अब कौन आया भाई? अरे तेरी तो ये मामला तो पूरा गड़बड़ कर दिया। टॉमस ऑर्नोल्ड इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। एक रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यक्रम 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है।
हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास कुछ साल पहले हजारों सालों के विचारों को पढ़ते रहते हैं। और ऑर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कर्तव्य अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य व्यवसाय के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षक खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाले शिक्षक का मकसद ऐसे मार्ग में आगे ले जाना था। क्या बात बता सकते हैं कि इस तरह के विचार ने इंग्लैंड में गरीबी तथा उपनिवेश देशी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? सोचो, गुलाम बनाने के लिए जरूरी था। छोड़ो, चलो बताइए, निम्नलिखित तो जोड़िए। बताइए अनु, बताइए विलियम जोन्स किससे जुड़ेगा? विलियम जोन्स। तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो गुरु में जोड़। नो, नहीं, तो फिर ये प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। और थॉमस मैकाले। ये तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी। अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और पाठशाला गुरु चलाते थे। ठीक है, ये रुक जाओ, यहाँ बताओ। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, सही है गलत? जेम्स मिल प्राच्यवादी, ये तो गलत है सर। अरे सही है, यही तो बोला था कि अंग्रेजों को अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। ये था चौंकी शिक्षा समिति, इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि बाद में उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सही है गलत? यस सर, सही है। महात्मा गांधी मानते हैं साक्षरता बढ़ना ही सेक्स का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? नहीं सर, उनका तो जोड़ था रचनात्मक शिक्षा पे। रविन्द्रनाथ टैगोर लगता था बच्चों को सख्त अनुशासन होना चाहिए? नहीं, गलत है ये। चलो क्वेश्चन लिखो तो। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचे थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? ठीक है, और रुक जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, रुको। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के प्रति जो विचार थे, शिक्षा के प्रति विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। समझ में आया? बहुत अच्छे से करना, सारा इसमें दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, ये दोनों इसी में आ जाएगा, ये सारी चीजें, ये दोनों क्वेश्चन शिक्षा के प्रति लिखा था, शिक्षा के प्रति विचारों को तुलनात्मक अध्ययन करें। उनके क्या थॉट थे, महात्मा गांधी शिक्षा को लेकर क्या थॉट था, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या थॉट था, दोनों में क्या अंतर है, सारी चीजें। ठीक है, विलियम जोन्स का भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था तथा इसके कारण भारत कैसे गुलाम बना? तथा अन्य विचारकों का भी योगदान दीजिए, जैसे इनका, अन्य अंग्रेजी विचारकों का भी योगदान बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको बताने कि विलियम जोन्स क्यों मानता था जरूरी था, फिर उसके बाद में भाई कैसे ये गुलामी का कारण बना, फिर अन्य जो अंग्रेजी विचारक थे उनका कैसे योगदान रहा भारत को गुलाम बनाने के लिए, जैसे मालूम मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। तो एक अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा ये। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।